के बारे में पढ़ना चाहेंगे आज, है ना। कृमि रोग, 20 प्रकार के जो कृमि रोग आचार्य चरक ने बताया हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। यानी कृमि के बारे में, कृमि रोगों के बारे में, उनकी चिकित्सा के बारे में, उनके कारण के बारे में, है ना, उनके पर्टिकुलर कलर के बारे में, उनकी साइज क्या होती है, आकृति क्या होती है, उनके नाम क्या होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ना चाहेंगे। आपके एग्जाम में, काय चिकित्सा का पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, कृमि रोग का निदान एवं उनकी चिकित्साओं के बारे में वर्णन करो। 10 नंबर में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है ना। तो हम कृमि रोग के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर मैं कृमि रोग के बारे में बात करूं चरक संहिता में, तो चरक विमान 7, व्याधित रूपी विमान, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है चरक संहिता के विमान स्थान में, विमान सेवन व्याधित रूपी विमान के बारे में। वहां पर आचार्य चरक ने 20 प्रकार के कृमि रोगों के बारे में वर्णन किया हुआ है ना। तो मैं सीधा कृमि रोग के बारे में यहाँ बताने आया हूं, मैं सिर्फ कृमि रोग के बारे में बात करूंगा। तो आइए साहब शुरू करते हैं 20 प्रकार के कृमि रोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 प्रकार के कृमि रोग में जो पर्टिकुलर कृमि होते हैं, यानी जो हमारे शरीर में कृमि होता है, वो एक तरह से 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है सहज कृमि, एक होता है वैकारिक कृमि। सहज और वैकारिक कृमि को पढ़ने से पहले अगर हम चरक संहिता की बात करें, आचार्य चरक ने जो यहां बताना शुरू किया कृमि रोग के बारे में, कृमि के बारे में उन्होंने 7 बातें पूरा प्रॉपरली बताई। हर एक पर्टिकुलर कृमि के बारे में 7 बातें। उसी 7 बात को सप्तको गढ़ कहा जाता है। कई बार सप्तक करके कई टर्म आते हैं ना, आपने सुना इस बात को, सप्तको द्रव्य संग्रह, सप्तक गढ़, सप्तक धातु, है ना। तो इस तरह से सप्तक बल, सप्तकोयम, तो सप्त 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 करके 3 4 5 बातें आप पढ़ते हैं। तो यहां पे वही बात लिखा हुआ है, हमने लिखा है, यानी पर्टिकुलर हम जो कृमि के बारे में बात करना चाहेंगे, हर कृमि के बारे में हम 7 बातें पढ़ना चाहते हैं। वो 7 बातें कौन कौन है, हमने कोड फॉर्म में लिखा है, SSS वनापची। क्या लिखा? SSS वनापची। SSS का मतलब यहाँ पे पहले यस का मतलब होता है समुत्थान, दूसरे यस का मतलब होता है स्थान, तीसरे यस का मतलब होता है संस्थान, और वनापची का मतलब होता है वह मतलब वर, ना मतलब नाम, प मतलब प्रभाव, और ची मतलब चिकित्सा। ये है टोटल 7 बात। SSS वनापची। कई बार आपके प्रॉफ एग्जाम में तो नहीं, कंपटीशन में पूछा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सप्तको गढ़ इज रिलेटेड टू कृमि रोग। सप्तको गढ़ इज रिलेटेड टू कृमि रोग। सप्त करके कई बातें आती है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सप्तको द्रव्य संग्रह रिलेटेड टू कुष्ठ, सप्तक धातु रिलेटेड टू विसर्प, सप्तक बल रिलेटेड टू राजक्षमा, सप्तक गढ़ या सप्तको गढ़ रिलेटेड टू कृमि रोग, सप्तकोयम रिलेटेड टू शोथ। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं सप्तको गढ़ के बारे में एक नया बात आपको बताया आज, है ना। तो सप्तको गढ़ अगर आपके एग्जाम में मान लो पूछ ही लिया, सप्तको द्रव्य संग्रह पूछ लिया, सप्तकोयम पूछ लिया, सप्तक बल पूछ लिया, तो ये बात एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि ये रिलेटेड कहां से है। तो बात ध्यान रखोगे, सप्तको गढ़ मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर हम कृमि रोग के बारे में बात करना चाहते हैं, इन कृमि रोगों में 7 बातों के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, हर कृमि के बारे में। तो 7 बातें कौन कौन है? SSS वनापची। SSS वनापची। SSS में क्या क्या है? स मतलब समुत्थान, स मतलब स्थान, स मतलब संस्थान, व मतलब वर्ण, ना मतलब नाम, प मतलब प्रभाव, ची मतलब चिकित्सा। ये टोटल 7 बात। अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 7 बातों को याद करने का तरीका, मतलब अगर आप किसी भी कृमि के बारे में आप अगर बोलना चाहें तो आपके पास 7 बात एकदम सधरा कैसे निकलना चाहिए। तो आइए साहब हम कृमि के बारे में यहाँ बताना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कृमि आपके शरीर में 2 प्रकार का होता है। एक होता है सहज कृमि और एक होता है वैकारिक कृमि। सहज कृमि की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसान देने वाला काम नहीं करते, मतलब हमारे लिए अच्छा ही है, ये हमारे लिए अच्छा है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे शरीर के लिए हितकारी हैं, नॉन पैथोजेनिक। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो नॉन पैथोजेनिक मतलब ऐसी कृमि
यानी बैक्टीरिया से कोरिलेट कर सकते हैं हम ना यहाँ पे समझने के लिए। ऐसी कृमि जो हमारे शरीर को धारण करते हो, जो हमारे शरीर में कोई विकार पैदा ना करते हो, जो नॉन पैथोजेनिक हो, हाँ, उसे ही हम सहज कृमि कहते हैं। नाम सुनकर ही लगता है। और दूसरा वाला ऑटोमेटिक सब सुन के लगता है वैकारिक। वैकारिक मतलब विकार पैदा करने वाला, मतलब ये तो गड़बड़ करेगा। सहज वाला अच्छा है, सहज वाला मतलब ऐसा कृमि है जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक है, हमारे शरीर को धारण करने वाला होता है। जो बहुत सारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, जैसे हमारे काम की चीजें होती है, जो वो पर्टिकुलर उनका काम अगर वो ना हो तो हमारे लिए दुखदायी हो जाए या हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो यही वाला कृमि मतलब हमारे शरीर में जो पाया जाता है वही होता है सहज कृमि। वैकारिक कृमि का मतलब जो हमारे लिए पैथोजेनिक होता है, जो हमारे लिए बीमारी पैदा करता है, वो होता है वैकारिक वाला। तो पहले दो बातें क्लियर कर लो, सहज और वैकारिक कृमि किसे कहते हैं। सहज कृमि वो होते हैं जो हमारे शरीर को धारण करते हैं, सहज कृमि वो होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक होता है, सहज कृमि वो होते हैं जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, और वैकारिक कृमि वो होते हैं इसका ठीक उल्टा, अर्थात हमको बीमारी पैदा करने का काम करते हैं, हमें पैथोजेनिक एक तरह से काम करते हैं ना। तो देखो लिखा, उत्तर देते हुए भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, मतलब गुरु चेला, सहज कृमियों को छोड़ करके हम सहज कृमि को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सहज कृमि हमारे लिए अच्छा है तो हम उसकी बात क्यों करेंगे, वो विकार कोई पैदा करता ही नहीं, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ हम उन कृमियों के बारे में बात करना चाहेंगे जो हमारे लिए दुखदाई है, जो हमारे शरीर को नष्ट करने का काम करते हैं, बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। तो देखो लिखा कि सहज कृमियों को छोड़ करके, सहज कृमि का मतलब समझ गए ना, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है। लिखा 20 प्रकार की कृमियों का वर्णन, जिनके कारण से 4 प्रकार में मतलब इन 4 वर्गों में बांटा गया। यानी आचार्य चरक ने साफ साफ कहा कि जो आपके शरीर में वैकारिक कृमि होता है टोटल 20 प्रकार का होता है, उन 20 प्रकार के कृमियों को 4 वर्गों में बांट दिया गया। तो 4 वर्गों में कौन कौन, पुरीषज कृमि, रक्तज कृमि, कफज कृमि और मलज कृमि, यानी पर्टिकुलर 20 कृमियों को इन 4 वर्गों में बांट दिया गया। इन्हीं चारों के अंतर्गत पूरा 20 के 20 कृमि समाये हुए हैं। जैसे तुमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया प्रमेय, प्रमेय हमने आपको बताया था कि प्रमेय 20 प्रकार का होता है, लेकिन हमने ये भी तो कहा कि वातज कितने, पित्तज कितने, कफज कितना, ऐसे इनका भी कैटेगरी बांट दिया गया। जैसे प्रमेय 20 प्रकार के अलग अलग, वातज में, पित्तज में, कफज में, सबकी अपनी में बढ़ गए, 20 आपने काउंट करते 20 आ जाता ना, वैसे ही सेम कृमि भी 20 प्रकार का होता है। लेकिन अगर उन 20 को क्लासिफाई किया जाए तो 4 क्लासिफाई भी इन्होंने कैटेगरी करके बांट दिया। इन्हीं चारों के अंदर पूरा काउंट जब करेंगे तो आपको 20 आंसर मिल जाएगा। बात समझे। तो 4 कैटेगरी कौन कौन है, याद करने का तरीका है पूरक। क्या है पूरक, तो पू मतलब पुरीषद, र मतलब रक्तज, क मतलब कफज या श्लेष्म, और लास्ट वाला होता है मलज या बाहर। ये तो बाहर ही ऑटोमेटिक साफ साफ समझ आता है कि कदने कि तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े हुए, तुम्हारे शरीर में जुएं पड़े हुए, तो शरीर के बाहर होता है। तो ये तो ऑटोमेटिक समझ आता है, मतलब ये जो जुआ वगैरह पड़ जाता है, कई बार लीक पड़ जाता है बालों वगैरह में, देखा ना, तो वो भी तो कृमि के अंदर ही काउंट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो 20 प्रकार के कृमि रोग होते हैं, उन 20 प्रकार के कृमि रोग को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो कुछ ऐसे कृमि होते हैं हमारे शरीर में जो पुरीष में दिखते हैं, ऐसे कृमि कुछ हमारे शरीर में होते हैं जो हमारे ब्लड में दिखते हैं, कुछ ऐसे कृमि होते हैं जो कफज वाली कैटेगरी में, और जो कुछ ऐसे कृमि होते हैं जो मलज अर्थात हमारे शरीर के बाहर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। पहली बात ये, मतलब इन 4 को तो कैसे याद करोगे, पूरक। तो पू मतलब पुरीषद, र मतलब रक्तज, क मतलब कफज, और लास्ट वाले एक मलज आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर होता है तो हम इसको मलज भी कह देते हैं। तो देखो यहाँ पे याद करने का तरीका, कृमि जो टोटल होता है 20 प्रकार का होता है, कृमि टोटल 20 प्रकार का होता है। 20 प्रकार में कौन कितनी गिनती लेके बैठा हुआ है, कैसे याद करोगे। तो मैंने देखो कोड, ये जो कोड हमने पूरक बनाया ना, ऐसे नहीं बनाया है ना। तो याद करने का तरीका ये भी तो, तो कहते हैं पूरक मल, अगर आप जोड़ना चाहें आप मल भी जोड़ सकते हैं। तो पूरक हमने लिखा, ये आगे मल जोड़ लो, तो कहते हैं पूरक मल। तो पूरक मल ऐसे याद कर लोगे तो पूरा नाम याद हो जाता है। तो पू र क मल वाला लास्ट वाला मलज हो जाएगा। क्लियर है। यानी अगर मैं एक एक करके गिनती देना चाहूं तो पू वाले को 5, र वाले को 6, क वाले को 7, जैसे तुम गिनो 5 6 7, समझ पू र क। तो देखो हमने लिखा ब्रैकेट में, डब्बे में पैक करके लिखा कि कृमि की संख्या के बारे में आचार्य चरक और वाग्भट क्या कहते हैं। पू वाले को 5, र वाले को 6, क वाले को 7, अर्थात गिनो
6 5 11, 11 7 18, 18 और 2, 2 कहाँ गए? 2 तुम्हारे मलज और बाहज में चले जाते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे 2 के बारे में जो हम यहाँ पे नहीं लिखा है, टोटल 18 गिनने पे आएगा, तो यहाँ घबराना नहीं है। जो 2 कृमि होते हैं पर्टिकुलर, वो मलज के होते हैं, वो बाहज के होते हैं। तो पहली बात क्लियर करो, 18 प्रकार के जो पूरक में कंसेप्ट क्लियर करो, मलज वाला अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। तो 18 प्रकार कौन कौन? जैसे में करना है पूरक, वैसे बोलोगे प से 5, तो 5 6 7, तो पू वाले को 5, र वाले को 6, क वाले को 7, ऐसे याद करना। मतलब कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, पूरक याद करो करे रहोगे तो तुमको फटाक से एकदम सीरियल से लिख के चले आओगे। अदरवाइज गिनते रहो, कभी इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर, तो एकदम एकदम कंफ्यूजन जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना, 20 प्रकार के जो कृमि रोग होते हैं उनको याद करने का तरीका क्या बताया मैंने? पू र क, कैटेगरी क्या है ना? पूरक मल। कैटेगरी क्या है? 4। पूरक मल, पू को 5, र को 6, क को 7, मल को 2। तो अंडरस्टूड है? अरे जब तुम्हारा 18 इधर होगा तो अंडरस्टूड है ना, उसमें 2 जाएगा, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो पूरक को याद करे रहोगे तो मल वाला अपने आप लिख के चले आओगे। क्लियर है साहब? हाँ, तो ध्यान रखोगे 20 प्रकार की कृमि रोग को 4 कैटेगरी में जो बांटा उसको कैसे याद करोगे? पूरक मल। कैटेगरी क्या है? पूरक मल। तो पू वाले में 5, र वाले में 6, क वाले में 7, मल वाले में 2। हाँ, अगर मैं सुश्रुत की बात करूं तो सुश्रुत का क्रम थोड़ा अलग है। सुश्रुत भी यही मानते हैं, सुश्रुत ने बाहज कृमि को नहीं माना, बाकी ये 3 माना। एक्चुअली में सुश्रुत भी टोटल 20 प्रकार के कृमि ही मानते हैं। 20 प्रकार को उन्होंने माना, बट उन्होंने मलज और बाहज अर्थात मलज अर्थात बाहज को नहीं माना, तो इन्हीं में वो 20 समटा दिए। देखो ना, तो हमने क्या किया? पूरक। तो सुश्रुत का थोड़ा क्रम अलग है। तो सुश्रुत ने 7 7 6, यानी पू वाला 7, र वाला 7, क वाला 6 माना। क्लियर है? तो हमें दोनों बात याद रखना है। अगर याद रख सकते हो, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में आता है काय चिकित्सा में लिखने के लिए, तुम दोनों बातें मेंशन कर सकते हो ना, दोनों बातें मेंशन कर कि चरक ने पूरक को इतना बताया, मतलब है ना, पूरक कोड है, वहां पूरक मत लिख के चले आना। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। तो पुरीषज वाला 5 होता है, रक्तज वाला 6 होता है, और कफज वाला 7 होता है, बाकी मलज या बाहज वाला 2 होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूरक वाला मतलब पू मतलब 7, र वाला 20, तो 5 6 7 सबसे चरक का आसान है। तो चरक का तो तुमको याद होना ही चाहिए, हमें तो चरक को फॉलो करना है। चरक का तो एकदम टिप पे होना चाहिए। अगर लगे हाथ सुश्रुत भी क्लियर हो जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ है नहीं। बस सुश्रुत ने क्या किया? मलज को काट दिया, बाकी 7 7 14 26 कर दिया। समझ गए? ये ध्यान रखोगे। आगे अगर हम इन कृमियों के बारे में बात करना चाहें तो जैसा मैंने कहा, पूरक मल 4 कैटेगरी पूरी बांटी गई। हम इन्हीं चारों कैटेगरियों के बारे में तुमसे चर्चा करना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि पुरीषज में टोटल 5 बताया, चरक में, रक्तज में 6, तो उनके नाम भी बताऊंगा, उनके कारण बताऊंगा, उनका शेप बताऊंगा, उनकी साइज बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो आइए साहब शुरू करते हैं पहली कैटेगरी को। तो मैंने कहा पहले में क्या था? पूरक मल। तो मल वाला था ना, तो चाहो पहले मल को निपटा देते हो। तो देखो लिखा मल, मल यानी मलज या बाहज कृमि कहा जाता है। तो लिखा शरीर में। अच्छा, ये मतलब साफ साफ समझ में आता है कि मलज मतलब ये शरीर के अभ्यंतर, मतलब जो शरीर का जो बाहरी वाला रीजन होता है। तो 2 तरीके से आप लिखा कि शरीर में उत्पन्न बाह्य एवं अभ्यंतर भेद से मल 2 प्रकार का होता है। उनमें बाहरी मल में उत्पन्न होने वाले कृमियों को मलज कृमि कहते हैं। मतलब समझे? जैसे ये पर्टिकुलर जो मलज कृमि होता है ना, जो हमारे शरीर के बाहरी वाले रीजन में जो मल पैदा होते हैं, गंधहीरा जिसको कहते हैं, उनमें जो कीड़े पैदा हो जाते हैं उसी को बोलते हैं मलज वाला। देखा है? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहाते नहीं, काफी दिन नहाएंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, तो बालों में इनको जुआ, लीक, जो भी कील बील जो बोलते होगे, कीड़े मीड़े जो पड़ जाते हैं ना, एकदम सेम कंडीशन वही है। देखा है? कभी ऐसे पागल को देखना जो काफी दिन से वो नहाया नहीं होता, उनके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, गंधैले एकदम पड़े रहते हैं। कभी उनको देखना, कभी यूट्यूब पे कभी देखोगे, ऐसे बहुत लोग ऐसे मदद करते रहते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, तो देखना कभी उनको कभी ऐसे सरकाते हुए देखोगे, उनमें ऐसे कीड़े पड़े रहते हैं, कभी देखना तुम। हाँ, मैंने तो देखा। और यही नहीं, जैसे जनरली कई बार ऐसा होता है ना कि देखा होगा कि लोग नहाते नहीं, तो खोपड़े में जुआ पड़ जाता है, लीक पड़ जाता है, क्या क्या बोलते हैं ना, जो भी लोकल लैंग्वेज हो, तो कई बार वो देखने में। तो कहने का मतलब एक माइंड में सेट कर लो याद करने का तरीका, जो मलज कृमि है बाहज, शरीर के बाहर, जैसे जुआ वगैरह, तो एकदम सेम केस, यानी ये किसको होगा? जो साफ सफाई नहीं रखता। अरे भाई तो है। तो देखो यहाँ कारण लिखा, तो मैंने कहा कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कृमि रोग का कारण एवं उनकी चिकित्सा के बारे में बताओ। क्लियर है?
तो कारण यहीं पे हम तुमको बता रहे हैं, सिर्फ कारण ही नहीं, मैं तुमको और भी 7 बातें बता दूंगा। क्लियर है? तो मैं कारण यहाँ पे क्या लिखा, मृजावर्जन, मतलब जो गंधैले लोग होते हैं, जो साफ सफाई नहीं करते, जो अपने शरीर की शुद्धता नहीं रखते, स्वच्छता नहीं रखते, उनको ये कृमि देखने को मिलता है। मैंने कहा सबसे अच्छा एग्जाम्पल पागल। पागल को देखा है, जो एकदम कफज वाला पागल होता है, उन्मादी, जो एकदम गंधैला टाइप करते, उसके मतलब काफी दिन से नहाए नहीं होते, वो उनके शरीर में जुए, लीक, दुनिया भर के कीड़े पड़ जाते हैं। तो वही वाला कृमि है ये वही वाला। और हम ही लोग अगर ना है 25 दिन 50 दिन ना है, देखो शरीर तुम्हारे खोपड़ी में जुआ पड़ने लगेंगे, होता ना, एक मतलब कुछ ऐसे कीड़े आने लगेंगे, तो वही वाला कृमि है ये। तो मलज कृमि अर्थात बाहज कृमि, तो बाहज से ही तुमको याद हो जाता है कि हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में जुआ पाया जाता है, या हमने वो पागल वाला कंसेप्ट समझाया। तो क्लियर है? कारण पता चल गया। कारण सबसे अच्छा ये कि सफाई नहीं करना। अरे वही तो है। अगर मैं स्थान की बात करूं, जब आप साफ सफाई नहीं करते थे, कीड़े कहां पड़ेंगे? तो आपके जो बाल वाला रीजन, चाहे वो कहीं भी हो सकता है, चाहे तुम्हारे खोपड़ी का बाल हो, चाहे तुम्हारे पक्ष वाला बाल हो, आईलेसेस है ना, जो तुम्हारे आईलेसेस वगैरह होता है ना, जो आईब्रो वगैरह यहाँ पे, वो उस वाले रीजन में भी तुमको देखने मिलेंगे। लीक वगैरह जो ना, या गंदे कपड़े पहन रहे हैं तो कई बार कपड़े में देखने मिलेंगे। तो देखो स्थान भी लिख दिया, केस, लोम, पश्चिम और गंदे कपड़े। समझ गए? पश्चिम तुम तो जान गए होगे अब तो, है ना, पश्चिम किसे कहते हैं, सलाख में पढ़ रहे होगे। आकृति की अगर बात करें, ये ऐसा होता है ना, अच्छा इनमें खास बात क्या, इसमें पैर होता है। भाई पैर होगा तभी तो हमारे एक खोपड़ी से जगह दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, या हमारे हाथ से पैर में पहुंच जाएंगे, पैर से हाथ में, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं हमारे शरीर में। इसीलिए देखो मैंने बनाया बगल में, हमने देखो बनाया। तो इनकी आकृति कई बार पूछी जाती है, कई बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसी कौन सा कृमि रोग है, मतलब ऐसी कौन सी कृमि है जिसके पास पैर होता है, बहुत पैर होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अरे पैर जिसके पास होगा वही तो चलेगा। अरे हमारे शरीर में चलता है ना, तो देखा बहुत छोटी तिल के आकार के बहुत पैरों वाली। क्लियर है? मतलब छोटी होती है, हमारे शरीर में होता है ना जो जुआ वगैरह चलती है, तिल के आकार के, मतलब जैसे शेप, मतलब एकदम उसमें शेप साइज का, और बहुत पैर वाली। हमने देखो बगल में बनाया भी, हाँ बगल में बनाया भी, और देखो पैर भी छाप दिया। क्लियर है? कैसे याद करोगे? कैसा होता है? तो जुआ, जैसे इसको याद करने के तरीका से जुआ से याद कर सकते हो, लीक से याद कर सकते हो। तो काला काला होता है, सफेद सफेद होता है। इनका नाम क्या है? ये दो नाम मैंने कहा था ना, पूरक प्लस मल। तो मलज में 2 था ना, ये याद करने का तरीका है यूपी। कोड क्या है? यानी मलज कृमि के जो 2 नाम है, यही है 2, यूका एवं पिपीलिका। क्लियर है? तो यूपी के नाम से याद कर लो। यू मतलब यूका, पी मतलब पिपीलिका। तो याद रखना है। तो यानी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए मलज कृमि के बारे में बताओ, तो मलज मतलब जो साफ सफाई नहीं रखता। स्थान कहाँ होगा? वो बाल बाल कपड़े उपड़े में। आकृति कैसी होती? छोटे छोटे तिल के आकार की होती, बहुत पैर वाली होती, तभी तो सही में चलता है। कैसा देखने में लगता है? काला काला। जुआ जुआ याद कर लो, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाती है। सफेद सफेद हो सकता है। इनका नाम क्या है? यूपी के नाम से। यू का एवं पिपील का प्रभाव, जब तुम्हारे शरीर में इस तरह के कीड़े होने से क्या होता है? खुजली होने लगेगी, हाँ, चकत्ता पड़ने लगेगा, फोड़े फुंसूरे होता है ना, वही चीज लिखा है। खुजली होना यानी कंडू होना, कोट यानी चकत्ता पड़ना, और पीड़ का यानी फोड़े फुंसी होना। क्लियर है? तो ये साहब, तो अगर ध्यान से तुम देख पाओ, हमने यहाँ पे 6 बातें पढ़ लिया। एक चीज और बचता है, चिकित्सा वाला। इसकी चिकित्सा क्या करोगे? मोटा मोटा साफ सफाई करे। अरे अगर कोई गंधौरा है तो साफ सफाई करेगा तो ऑटोमेटिक कीड़े हट जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया चिकित्सा यहाँ पे क्या है? निदान परिभोजन ना। निदान परिवहन से अच्छा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं ना। बाकी और भी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यानी पहली कैटेगरी हमने खत्म किया। हमने कहा था आपसे कि सप्तको गढ़, क्या बोला था? सप्तको गढ़। सप्तक में 7 चीजें आती हैं। पहला समुत्थान। समुत्थान का मतलब होता है कारण, है ना। समुत्थान का मतलब क्या होता है? कारण। दूसरा बताया था मैंने संस्थान। संस्थान का मतलब होता है आकृति, अर्थात शेप, कैसा देखने में लगता है। ये सब निदान स्थान में पढ़ के आए होगे, वहां पे इसके पर्याय है ना, तो घबराना नहीं। देख के यहाँ पे जो कारण लिख गया है, तो कारण का तुमको लगेगा अभी तो ट्रिपल एस की बात कर रहे थे। अरे कारण का मतलब समुत्थान होता है, समझ गए। आकृति का मतलब संस्थान होता है। तो यहाँ कारण और आकृति हमने उसका दूसरा नाम लिख दिया, हमने यश यश नहीं लिखा, और स्थान तो ऑटोमेटिक दिख ही रहा है। तो 3 यश शुरुआत में दिख रहे होंगे ना। अगर मैं रक्तज की बात करूं, रक्तज का मतलब यह है कि पर्टिकुलर खून में होगा। सिंपल सी बात है। मतलब ये ऐसा कीड़ा जो हमारे शरीर के अंदर खून में तैर रहा है, अर्थात जिसको ऑलरेडी फ्लोटिंग फ्लो मिल रहा है, खून हमारा ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है, तो इसको तुम्हें लगता है पैर की जरूरत पड़ेगी? ना।
अरे कोई चीज खून में अगर टहलाना हो तो उसको पैर की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी ये वाला मलज वाला था, मलज वाले को पैर था, ये अपना टहल रहा था पूरे शरीर में। रक्तज वाले में बिना पैर के होता है, मतलब वो तो ऑटोमेटिक फ्लो कर रहा है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, बताओ ऐसी कौन सी कृमि है जिसमें पैर नहीं होता? ऐसी कौन सी कृमि है जिसमें पैर होता है? ऐसी कौन सी कृमि है जो मलज या बाहज वाला है? तो ऑप्शन दे देंगे, यूका, पिपीलिका, ब्ला ब्ला। तो पता होना चाहिए कि बात ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आइए, रक्तज, रक्तज का जो निदान होता है वो कुष्ठ के समान होता है। याद करने का तरीका जिसमें मैंने कहा था, त्वचा रक्त तोरमाल, यानी रक्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे याद करने का तरीका, अगर इनका निदान कुष्ठ के समान है तो इनकी चिकित्सा भी कुष्ठ के समान होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो लिखा, निदान यानी कुष्ठ के समान, स्थान रक्त व धमनियों, जैसे मैंने कहा कि वो तुम्हारे आर्टरी में, वेन में सब टहल रही होंगी। आकृति कैसा होगा? छोटा होगा, गोला होगा, और इनके पास कोई पैर नहीं होगा। अरे कहे पैर, वो ऑलरेडी तैर रही है। कैसा का कलर होगा? अरे खून में जब टहल रही है तो लाल लाल होगा। हाँ, इनके नाम क्या है? इनके नाम क्या है? इनको नाम याद करने का तरीका बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मलज और बाहज के दो कृमि थे, उनको कैसे याद करोगे? यूपी के नाम से याद करो। अब यहाँ पे याद करने का तरीका, जो रक्तज कृमि होता है, याद करने का तरीका है लोलो के सओज। ये कोड है, क्या है? लोलो के सओज। लो मतलब लोमात, लो मतलब लोमदीप, के मतलब के साथ, सो मतलब सौरस, ओ मतलब औडुंबर, जय मतलब जंतुमात। ये सब यानी जो रक्तज कृमि होता है टोटल 6 होता है। उन 6 को याद करने का तरीका क्या है? लोलो के सओज। क्या है? लोलो के सओज। लो मतलब लोमात, लो मतलब लोमद्वीप, के मतलब के साथ, सो मतलब सौरस, ओ मतलब औडुंबर, ज मतलब जंतुमात। ये सब याद करने का तरीका, यानी 9 कृमि हम लोग डील कर ले गए। वो यूपी के नाम से याद किया था, ये लोलो के सओज। हाँ, जब 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है। हमने कहा कि पर्टिकुलर ये कृमि जो होता है कुष्ठ जैसा हरकत कर रहा है, तो जो केश, लोम, दाढ़ी, पलकों का बाल, यानी जो कृमि रोग होता है रक्तज वाला, या कहीं ना कहीं रक्त इन्वॉल्व कर रहा है कुष्ठ जैसा यहाँ पे, तो जो पूरा बाल वगैरह होता है ना, पूरा गिरना शुरू हो जाता है, चाहे वो दाढ़ी हो चाहे बाल हो। यानी कहने का मतलब, अगर तुम्हारे सामने कोई पेशेंट आता है, वो तुमसे कहे कि डॉक्टर साहब ये पूरे जैसे ना शरीर मेरे बाल ऐसे टूट टूट के गिरना शुरू हो जा रहा है, अपने आप ऐसे पूरा गिरता जाता है, बीच में से गिर रहा है, काफी दिन से गिर रहा है, गिरता रहता है, इसका मतलब तुमको विचार करना चाहिए कहीं रक्तज कृमि तो नहीं। अरे समझ रहे हो? यानी तुमको उस पर काम करना चाहिए, रक्तज कृमि पे काम करना चाहिए, तुरंत हो सकता है रिजल्ट मिल जाए। बात समझ रहे हो? तो कुष्ठ के समान इसकी समय चिकित्सा करनी चाहिए। तो अगर इनके निदान कुष्ठ के समान है, इनकी चिकित्सा भी कुष्ठ के समान होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो ये साहब, यानी हमने देखो 7 बातें पढ़ लिया, पढ़ा ना। कारण मैंने मतलब हमने क्या बताया? कारण का मतलब होता है समुत्थान, तो पहला यश पढ़ा, स्थान दूसरा यश पढ़ा, तीसरा यश मतलब आकृति मतलब संस्थान, ये 3 हो गई है। वनापची, व मतलब वर्ण, ना मतलब नाम, प मतलब प्रभाव, ची मतलब चिकित्सा। ये है 7 बात। क्लियर है? मतलब एकदम सटीक बात पढ़ रहे हैं। और तुम्हारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, 2 ही बात पूछता है। काय चिकित्सा के पेपर में सिर्फ वो 2 बात पूछता है, साफ साफ कहता है कई बार कि कुष्ठ का निदान एवं उनकी चिकित्सा के बारे में बताओ। तो अगर वो क्वेश्चन अगर फ्रेम करता है तो तुम शॉर्ट में तो बता सकते हो ना। अगर 10 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आया तो शॉर्ट में बता के निकलो। हाँ, अगर 10 नंबर में आता तो बढ़िया, तुम छोटी मोटी बातें कर सकते हो, एक एक लाइन में केवल। जैसे मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, हमको वहां कहानी गढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है। नाम बताए, आगे बढ़े, कलर बताए, बस एकदम सटीक जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, इससे ज्यादा कुछ की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमने बताया यहाँ पे रक्तज के बारे में। अब हम दूसरी यानी 4 कैटेगरी मैंने कहा, तो मैंने मलज को पढ़ाया, मैंने रक्तज को पढ़ाया। अब मैं तुम्हें यहाँ श्लेष्मज के बारे में बताना चाहूंगा। श्लेष्मज मतलब कौन? कफज वाला। तो इनका नाम कफज है, तो हेतु भी कफज जैसे होंगे। हाँ, और इनका लोकेशन भी कफ जैसे ही होगा। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है ना। तो अगर कफ वाले जैसे ही, इनका नाम कफज है, श्लेष्मज है, तो कफ जैसे देखो, आओ देखते कैसे याद करते। देखो लिखा श्लेष्मज कृमि मतलब कि पर्टिकुलर, जैसे अगर मान लो कोई प्रमेह का पेशेंट हो, प्रमेह, अगर कोई प्रमेह का पेशेंट हो, अगर वो तुमसे आकर के इस तरह की बातें करे, तो हो सकता है ना कि यानी हिस्ट्री अगर आप लें, पेशेंट की अगर हिस्ट्री आप लें, हो सकता है उसे प्रमेह हुआ, क्योंकि ये स्पेशली कफज कृमि वाला है। और वहां पे आपको देखने को मिलता है कफ दोष।
है ना। तो कारण में देखो लिखा कफज विरुद्ध और असात्म भोजन से, मतलब कफजन्य लिखा ना, कफजन्य आहार विहार का सेवन करने से, कफज वाली तो कफज कृमि होगी, या विरुद्ध है असात्म भोजन। अवस्थान का कफ के ही लोकेशन पे, आमाशय कफ के ही लोकेशन पे, वहां पे भी क्लेदक कफ होता है ना। तो ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो जैसे वो अगर मैंने रक्तज है तो रक्तज खुद कह रहा भैया मैं खून में रहूंगा, तो भेज दो, अगर खून में रहेगा तो खून जैसा कलर भी पाएगा। मतलब ऐसे सोच सोच के एकदम बहुत ठीक याद किया सकता है। यहाँ पे श्लेषण वाला कफज जैसा मैंने इनका नाम बताया, तो कफज जैसे इनके हेतु है, कफज जैसे इनके लोकेशन है, और कफज वाला लोकेशन इन द सेंस तुम्हारा आमाशय की बात कर रहे हैं, यानी क्लेदक कफ की बात कर रहे हैं। और तुम्हारे आमाशय में जो कीड़ा होता है उसको क्या बोलते हो? केचुआ बोलते हो ना। अरे बोलते हो ना, वही तो बतिया लिखा है। लिखा गोल चौड़े केचुए के समान। अरे पेटवा में जो कीड़वा पड़ता है वही वाली कीड़वा की तो बात कर रहा हूं। हाँ, यानी जब आप कफवर्धक आहार विहार का ज्यादा मीठा खाते हैं, या कफवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, ज्यादा गुड़ खा लिया, ज्यादा चीनी खा लिया, या कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो पेट में कीड़े जो पड़ जाते हैं यही वाला है वो श्लेष्मज कृमि। हाँ, और ये इनका कलर कैसा होता है? आपने देखा है कीड़े को सफेद सफेद होता है। याद आता ना, अरे जैसे कफ सफेद होता है, देखो कितना सटीक है, कारण भी कफ जैसा, लोकेशन भी कफ जैसा, आकृति भी देखो, मतलब तुमको किसी को पता चल जाएगा कफ लोकेशन बेस पे, क्योंकि पेट में होता है ये, और कलर भी कफ जैसा। तो एकदम याद करने का सटीक तरीका है। और इनके नाम क्या है ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो हमने कहा था कि जो कफज कृमि होता है वो टोटल 7 होता है। पू र क, पू मतलब 5, र मतलब 6, क मतलब 7। तो देखो 7 कृमि लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना नाम क्या है? अंतरात, उदरात, हृदयचार, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागु। मैंने यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि कफज कृमि का लोकेशन जो होता है वो अमाशय होता है। अमाशय कहाँ है? तुम्हारे पेट वाला रीजन, मोटा मोटा उधर बोल सकते हैं। तो देखो याद करने का अ मतलब आमाशय, मतलब अ मतलब अंतराद। अरे अमाशय कहाँ? तुम्हारे पेट में, उधर उदराद। समझ रहे हो? तो ऐसे तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके। अब कफ का लोकेशन छाती वाले रीजन में होता है, यहां भी होता है हृदय चर, समझ पा रहे हो? और कफ का रीजन उरह वाले रीजन में होता है, वो अलग बात है। यहाँ चुरू लिखा है, उरु उरु के दिमाग में आएगा तो थाई चला जाता है, लेकिन याद करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चुरू, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अगर उरह देख लिया जाए, हृदय देख लिया जाए, उदर देख लिया जाए, अंतराल देख लिया जाए, तो घूम फिर के उसी इर्द गिर्द ही हम टहल रहे। हाँ, तो अंतराद, उदराद, हृदयचार, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागु, ये 3 नाम तुमको स्पेशली ध्यान रखना है। ये 7 नाम याद हो जाते हैं। क्लियर है? अब जब भी पेट में कीड़े पड़ता है क्या लगता है? खाना नहीं पचेगा, उल्टी होगी, जी मचलाएगा, कई बार फीवर आएगा, है ना। ये हो सकता है ना, पेशेंट कमजोर होता जाएगा, एनीमिक होता जाएगा, होगा ना भाई। तो देखो लिखा है जी मचलाना, वमन होना, भोजन करना पकना, हाँ, ज्वर होना, मुझे, या कई बार देखा होगा जैसे बच्चों के पेट में कीड़ा पड़ जाता है, अच्छा बोलते हैं खाना कुछ खाएंगे नहीं, एकदम पतले होते जाएंगे, एनीमिक होते जाएंगे, हाँ, उनके शरीर में रुक्षता कंडीशन आएगी ना भाई, वो मृतिका बच्चर पड़ा है तुमने ना, तो वहां पे पारुष्य की कंडीशन आएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो एकदम सिंपल सी बात है, जो पेट में कीड़ा होता है तुम्हारे वही होता है श्लेष्मज वाला, ये तो तुम जानते हो। ये कीड़ा वहां भी होता है, कहाँ? पुरीस में। हाँ, देखा है पुरीस में जब कीड़ा देखा हो, एकदम जैसे भेड़वा का बाल, जैसे भेड़ का बाल होता है ना, छोटा छोटा एकदम पतला पतला। अरे पेटवा में जो कीड़वा होता है वो तो मोट मोट होता है। लेकिन जो भेड़ वाला बाल की बात मैं कर रहा हूं, जो पर्टिकुलर तुमको स्टूल में दिखेगा, वो स्टूल नहीं होता है। स्टूल यानी पुरीसस, जहां तुम्हारा पुरीस होता है पक्वाशय में, वहीं पर ये मिलेगा। जैसा नाम वैसा लोकेशन। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। तो जैसे भेड़ का बाल देखा होगा, है ना, स्टूल में भेड़ के बाल बहुत पतला पतला होता है एकदम। हाँ, तो देखो एकदम से ठीक है। कारण क्या है? श्लेष्मज, यानी पेट में जो कीड़ा पड़ रहा है, चाहे वो आमाशय में हो चाहे पक्वाशय में, कफ जैसे कफजन्य हाड़ विहार, ये बात तुमने पढ़ा भी है। तो कारण देखो श्लेष्मज के समान लिखा है। अवस्थान पक्वाशय, क्योंकि पुरीस का है, तो पुरीस कहाँ रहता है? हमारे पक्वाशय में रहता है। तो पक्वाशय में इसका लोकेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वहां अमाशय था तो यहाँ पक्वाशय हो गया। आकृति मैंने जैसे कहा कि भेड़ का बाल देखा है ना, बहुत पतला बहुत छोटा, एकदम वही देखो, सूक्ष्म गोले मोटे, उड़, क्या लिखा? उड़ा सुसंकार, मतलब जैसे भेड़ का बाल होता है ना एकदम सेम वैसे, उसी को बोलते हैं उड़ा सुसंकार। क्लियर है?
कलर सफेद सफेद होगा, भेड़ का बाल सफेद होता है तो सफेद ये भी होगा। नाम क्या होता है, इनको याद करने का तरीका है कमलेशु का ससुराल। मैंने कहा कि जो पुरीषद वाला कृमि होता है टोटल 5 होता है, तो प से पुरीषद, प से 5 वैसे भी याद आता है, हालांकि कोड हमने पूरा बता भी दिया है। तो 5 है टोटल, तो 5 कैसे याद करोगे, कमलेशु का ससुराल। क मतलब ककेरु, म मतलब मकेरु, ले मतलब लेली है, सु मतलब शूलक, ससुराल का मतलब होता है ससुराल। ये याद करने का एकदम सटीक तरीका है। तो अगर पुरीषद कृमि तुमसे पूछा जाए 5 प्रकार के जो पुरीषद कृमि हैं उनके नाम बताओ, तो कमलेशु का ससुराल याद करने का तरीका क्या है, कमलेशु का ससुराल। क मतलब ककेरु, तो याद है ककेरुक मकेरुक, क मतलब ककेरुक, म मतलब मकेरुक, ले मतलब लेली है, सु मतलब सूलक, ससुराल मतलब ससुराल। ये क्लियर है। तो 5 नाम, बस तुमको थोड़ा सा मेहनत करना है श्लेष्मक में, बाकी सब कोडिंग के बेस पे है ना। अब वो भी याद हो जाता, मैंने वहां पे बताया ना, अंतराद, उदराद, हृदय, चुरु, ऐसा लग रहा है जैसे कफ के लोकेशन बता रहे हो। बस 3 तो तुमको दर्भ, पुष्प, सौगंधिक और महागु थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारे नाम याद हो गए। यानी जैसे मैंने आपको सिखाया है 20 प्रकार के कृमि रोग, 18 प्रकार के जो कुष्ठ टोटल और 20 प्रकार के कृमि रोग, ये पूरा आपको एकदम याद होना चाहिए, ऐसे टिप होना चाहिए। अगर तुमसे कोई कह दे कि बताओ 18 प्रकार के जो कुष्ठ है महाक्षुद्र वाले पूरा बता दो 11-7, तो वैसे सटाक से आंसर चाहिए। अगर तुमसे कोई कह दे कि 20 प्रकार के प्रमेय रोग के बारे में बताओ, उनके भेद के बारे में, ऐसे सटाक से आंसर चाहिए। अगर तुमसे कोई कह दे 20 प्रकार के कृमि रोग के बारे में बताओ, वैसे सीधा सीधा नाम गिना दो पूरा, है ना। अगर ये कोड याद रखोगे तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, बहुत जल्दी याद आएगा और तुरंत क्लिक करेगा। एक पकड़ोगे फटाक से सब निकाल ले जाओगे राइमिंग में, याद रहेगा। तो कमलेशु का ससुराल, क मतलब ककेरुक, म मतलब मकेरुक, ले मतलब लेली है, सु मतलब शूलक, ससुराल का मतलब ससुराल, है ना, ससुराल। अब देखो, अब ये कहा है ये कीड़ा स्टूल में है ना, तो स्टूल में है तो स्टूल से संबंधित विकार पैदा होना शुरू, यानी नीचे समस्या आएगी। देखो कई बार स्टूल बहुत पतला होगा, कई बार, है ना, वो जब मतलब स्टूल निकलता है गुदा वाले रीजन में चुभता है, कई बार इचिंग होगा, खजुली होगा, जबकि उसी वाले रीजन में वो स्टूल से पास हो रहा है, तो गुदा वाले रीजन में कंप्लेन उनसे मरीज करता है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक एक कृमि के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने कहा कि आचार्य चरक ने 20 प्रकार के कृमि रोग को 4 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे 20 प्रकार के प्रमेय को 3 कैटेगरी में बांटा, जैसे 18 प्रकार के कुष्ठ को उन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ, है ना। अरे समझ पा रहे क्या। तो ऐसे ही यहाँ पे 20 प्रकार के जो पर्टिकुलर कृमि के बारे में इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा, उन चारों को तुमको कैटेगरी याद होनी चाहिए, पर्टिकुलर किस में कितना कृमि है, उनके नाम याद होना चाहिए, उनका कारण क्या है, उनका कलर क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उनके प्रभाव क्या है, उनकी चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं ना। तो आइए साहब, हम कृमि की चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आपके एग्जाम में निदान के बारे में स्पेशली फोकस करता है और चिकित्सा के बारे में फोकस करता है, लेकिन आपको सारी बात पता है। अगर मान लो लंबे में क्वेश्चन आ गया, मान लो तुम्हारे एग्जाम में लंबे में क्वेश्चन आ गया कि कृमि रोग को बताते हुए मृतिका, भक्षरजन, पांडु, ये सब मिक्स कर सकता है ना क्वेश्चन, अरे कर सकता है ना, ये मतलब मिक्सअप टाइप का बना सकता है क्वेश्चन, तो ये बात ध्यान रखोगे। तो जैसे मृतिका, भक्षरजन, पांडु, यानी जब कोई मिट्टी खाता है तो उसमें पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि कोष्ठता, तो ये भी वही तो बात पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है घुमा के तुमसे इधर का उधर कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना है ना। कृमि रोग की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे स्पेशली 3 प्रकार की चिकित्सा चरक ने बताया है। सबसे पहली बात, अगर कोई हेतु का सेवन कर रहा है, जो भी हेतु हो सकता है, कफवर्धक आहार विहार कर रहा हो, या कुष्ठ वाला आहार विहार कर रहा हो पर्टिकुलर, या गंधजा है, साफ सफाई नहीं रखा, पहली बात तो वो सब करना बंद कर दे। सबसे पहली चिकित्सा कृमि रोग की निदान परिवर्जन। अरे इससे बढ़िया कुछ है क्या। अगर मान लो साफ सफाई न रहने से हमारे शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, तो दवाई से बेहतर हमारा पहले तो यही होगा ना कि भाई पहले निदान का परिवर्जन किया जाए। तो सबसे पहली चिकित्सा क्या होगी, निदान परिवर्जन। क्लियर है। यानी संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। दूसरा चिकित्सा क्या होता है, दूसरा चिकित्सा यहां होता है कृमि अपकर्षण। अपकर्षण खींच करके बाहर निकाल दो। अरे अगर शरीरिया में है ना, जैसे अगर मान लो किसी को जुआ पड़ जाता है या कोई लीक पड़ जाता है तो क्या करते हो,
बोलते ना मम्मी हमारे सर में जुआ पड़ गया, थोड़ा निकाल दो, तो क्या मम्मी क्या करती है, एक एक करके बाल को अलग अलग करके वो खींच के निकालना शुरू करती है। अरे करती है ना। अब चाहे तुम हाथ से निकलवा लो खिंचवा के बाहर वाले को, और अगर पेटवा में है तो पेटवा वाले को तो तुमको व्यवस्था करना पड़ेगा ना कि अपने शरीर से बाहर निकालना। तो कोई प्रोसीजर कराओगे, बमान विरेचन बस्ती जो भी तुम देना चाहोगे, इस तरह का मतलब दिमाग में आएगा नहीं बातें, यानी एक तरह का हम प्रोसीजर कराएंगे। एक तरीका ये है, यानी अपकर्षण, खींच करके अपने शरीर से उसको बाहर करना। तीसरी चिकित्सा होती है प्रकृति विघात, मतलब इस शरीर में वो कीड़ा अंदर है, उसको हम ऐसा माहौल क्रिएट कर दें, ऐसा माहौल क्रिएट कर दें, उसके साथ ऐसा अन्याय कर दिया जाए कि पेटवा में मर जाए बस। और जब मर जाएगा तो ऑटोमेटिक फ्लश आउट हो जाएगा सवेरे सवेरे, अरे निकल जाएगा ना, वो विरेचन करा देंगे। तो ये 3 तरीका बताया टोटल। तो देखो लिखा, कृमि रोग की चिकित्सा के लिए सबसे पहले अपकर्षण चिकित्सा, उसके बाद प्रकृति विघात चिकित्सा के बाद उस निदान परियोजन चिकित्सा करनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो मैंने यहाँ पे एकदम सटीक तरीके से लिख दिया। देखो ये रामबाण है पूरा, यानी कृमि रोग की चिकित्सा के लिए आचार्य चरक ने 3 कंसेप्ट बताए। पहला कंसेप्ट निदान परियोजन, दूसरा कंसेप्ट अपकर्षण चिकित्सा, तीसरा कंसेप्ट प्रकृति विघात। तो जैसे ही कृमि रोग के बारे में अगर तुमको लिखना हो चिकित्सा के बारे में, ये 3 बातें एकदम सटीक ऐसे टिप्ड होना चाहिए। कृमि रोग की चिकित्सा के लिए 3 बातें हमको, पहला निदान परियोजन, दूसरा अपकर्षण चिकित्सा, तीसरा प्रकृति विघात। क्लियर है? तो आओ अब एक एक के बारे में बात करेंगे। देखो निदान परिवर्जन तो तुमको ऑटोमेटिक पता है कि संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जन, पर्टिकुलर जो भी निदान हेतु का कार्य हो, तो ठीक है, ये 2 बात क्लियर है, तो तुम लिख ले। हमें 2 पे बात चर्चा करनी है डिटेल में, हमें 2 के बारे में स्पेशली यहाँ पे बात करना है। तो आइए साहब शुरू करते हैं इन 2 के बारे में। एक तो पता चल गया ना निदान वाला। देखो पहला लिखा अपकर्षण चिकित्सा। जैसा कि मैंने कहा अपकर्षण का मतलब कि शरीर से खींच के बाहर करना है। अब चाहे तुम मशीन से खींचवा लो, चाहे तुम अपने हाथ से खींच लो, और चाहे तुम अंदर से कुछ ऐसा प्रोसीजर करा के खिंचवा लो, मोटा मोटा अपने शरीर से कीड़े को बाहर निकालना है। अगर बाहर है तो हम हाथ से भी तो खींच सकते हैं। अरे जब तुम्हारे शरीर में जुआ पड़ जाता है तो क्या करते हो, कहते ना मम्मी थोड़ा जुआ निकाल दो, या सिस्टर बहन भाई जो भी बोलते हो ना, तो वो क्या करती है, वो खोल करके अपना बाल एकदम बढ़ जाएंगे और पकड़ के, देखा अरे जैसे वो बंदर वगैरह देखा ना, वो क्या करता है बीन बीन के ऐसा। तो यानी अपकर्षण चिकित्सा लिखा, अपकर्षण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। पहला हाथ अथवा यंत्र के द्वारा खींच कर बाहर कर देना, यही बतिया तो मैं समझा रहा था। चाहे हाथ के थ्रू निकाल दिया जाए, और चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो पर्टिकुलर है उसमें पकड़ लिया हो सकता, लिया कुछ ऐसा खींच के बाहर कर दे। तो ये पहला कंसेप्ट बताया आप कर सका। दूसरा कंसेप्ट क्या है, हमने कहा कि शरीर के अंदर है, ये बाहर नहीं है ना भाई। खींचोगे तो बाहर होगा तभी खींच लोगे ना, अंदर है थोड़ी खींच पाओगे। अंदर है तो उसको हमें शरीर से बाहर करना है, तो कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो लिखा है अपने स्थान अर्थात आमाशय में स्थित कृमियों को निकालने के लिए औषध प्रयोग द्वारा विधि पूर्वक अपकर्षण किया जाता है, जैसे बमन, विरेचन, शिरोविरेचन और आस्थापन बस्ती का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से कान खोल के सुन लो, यहां पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ आचार्य चरक ने कृमि रोग की चिकित्सा में, अपकर्षण चिकित्सा में निम्न में से कौन से बस्ती का प्रयोग किया हुआ है। तो मैंने देखो ध्यान से यहां अनुवासन लिख के काट दिया मैंने, अनुवासन प्रयोग नहीं किया था। अरे अनुवासन तो और पैदा कराएगा ना। आस्थापन बस्ती का प्रयोग करेंगे, निरूह बस्ती का प्लान करते हैं। यहां हम स्निग्ध और अनुवासन बस्ती का प्लान गलती से भी नहीं करते। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आता है कि आचार्य चरक ने कृमि चिकित्सा में कौन से बस्ती का प्रयोग किया हुआ है। क्लियर है? आस्थापन बस्ती अर्थात निरूह बस्ती का प्लान किया हुआ है, अनुवासन बस्ती अर्थात स्निग्ध बस्ती का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो बमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, अरे बिल्कुल कराएंगे। लगेगा हमें कफ ज्यादा बड़ा है तो हम उल्टी करा लेंगे, पता चला वहां नीचे है, पुरुष में है, तो हम सीधा निकाल देंगे नीचे से, विरेचन करा देंगे। हाँ, अगर लग रहा हमें कुछ सिर वाले रीजन में है या कुछ पर्टिकुलर, तो हम सिरोविरेचन भी करा सकते हैं, नस भी करा सकते हैं, या सिर की शुद्धि कराने के लिए। और हम अगर बस्ती कराएंगे तो हम यहाँ पे निरूह बस्ती का प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे पक्वाशय में है तो वहां पे के लिए हम सोच सकते हैं ना। तो इस तरह से हमें 4 प्रोसीजर ध्यान रखना है, बमन, विरेचन, शिरोविरेचन और आस्थापन बस्ती। ध्यान से सुन लो, अनुवासन गलती से मत लिख के चले आना, अनुवासन बस्ती यहाँ पे नहीं कराया जाता ना, वो और कीड़ा बढ़ाएगी।
कैसे कराएंगे? अब वही जनरल बातें जैसा कि तुम जानते हो, पूर्व क्रम के तौर पर हम स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, कफ वर्धक, अगर वो उल्टी कराना है तो कफ वर्धक चीजें हम खिला पिला करके कफ बढ़ाएंगे, कफ बढ़ा करके सब कुछ दे करके हम उल्टी करा लेंगे ना। तो हम ये बेसिक बातें। तो दवाइयाँ कौन कौन सी यूज करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, मदन फल होता है, पीपल होता है, नीम होता है, दारू होता है, ये जनरल चीजें यानी मुख्य औषधियां हम जो जहाँ यहाँ यूज करते हैं। लहसुन, अजमोद। अगर मान लो उल्टी कराना है तो उल्टी कराएंगे मदन फल, पिपली वगैरह जनरली यूज करते हैं, वही लिखा ना, देखो उल्टी के लिए मदन फल और पिपली यूज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो मात्रा लिखा है ध्यान से देखो, अर्ध अंजलि लिखा है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कंपटीशन में खूब पूछा आता है। कहता है देखो, जब कल्प स्थान तुम पढ़े थे याद है, चरक संहिता में जब तुम कल्प स्थान पढ़े थे वहां पे क्या था, अंतर नख मुष्टि प्रमाण, याद आ रहा है? जब वो वमन कराने के लिए हम लोगों ने मदन फल को भिगोया था, अंतर नख मुष्टि प्रमाण था, और यहाँ क्या है, अर्ध अंजलि, अरे आधी अंजलि, अर्ध अंजलि की बात कर रही है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताओ अगर किसी पेशेंट को कृमि रोग हुआ हो और हमें उल्टी करानी है, तो उल्टी कराने के लिए मदन फल जो ले रहे हैं कितना प्रमाण लेते हैं, अर्ध अंजलि आंसर जाता है। क्लियर है? हमने देखो आगे लिखा है अर्धांजलि। स्थापन बस्ती जब कराते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा है, मदन फल आदि संयोग संपादितेन त्रिवारम सप्तरात्रम वायप स्थापित, मतलब 3 या 7 दिन तक हम मरीज को स्थापन बस्ती का प्रयोग, लिखा ना, त्रिवारम सप्तरात्रम। कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिवारम सप्तरात्रम, मतलब जो हम कृमि रोग के लिए स्थापन बस्ती का प्लान करते हैं वो कितने दिन तक करते हैं, 3 या 7, लिखा ना, त्रिवारम सप्तरात्रम, यानी मदन फल आदि का मतलब मेडिसिन लेकर के यहाँ पे हम 3 या 7 दिन तक स्थापन बस्ती देते हैं। ध्यान रहे कि कंपटीशन का क्वेश्चन है, तुम्हारे प्रूफ में इतना जरूरत नहीं पड़ती लिखने के लिए, अगर याद है तो लिखो, नो डाउट। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं हमें वो चीजें निकलने, तो ये हीरा वाले पॉइंट है। सीधा क्वेश्चन आता है, बताओ स्थापन बस्ती वमन योग के कितना देंगे, 3 या 7 दिन, ऐसे आंसर आएगा। त्रिवारम सप्तरात्रम ऐसे ऑप्शन बना देंगे। बताओ कृमि रोग के लिए अगर वमन कराना हो तो बताओ कितना प्रमाण ले मदन फल, अर्धांजलि। हाँ, या दूसरा क्वेश्चन, अगर विरेचन कराना हो तो कितना हम लेंगे यहाँ पे, त्रिवित, त्रिवित कल्प कितना लेंगे, अच्छमात्रम, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में कि अगर कृमि रोग का पेशेंट है, वमन कराना है तो कितना मात्रा, कृमि रोग का पेशेंट है, विरेचन कराना तो कितना मात्रा, स्थापन बस्ती देना है तो कितना दिन दे, ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है। यहाँ त्रिवित कल्प कितना है, अच्छ मात्रा, अच्छ मात्रा मतलब 1 रुपया भर, है ना, बात ध्यान रखोगे। विरेचन जब कराते हैं, शिरो विरेचन मतलब, शिरो विरेचन तो किससे कराते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, लिखा ना, सय खरी, क्या लिखा है, सय खरी कषायेड़ लिखा सुखोश्रेण परिसेचित। बस कंपटीशन में बस इतने पूछता है कि शिरो विरेचन हम जब कृमि रोग का कराते हैं किसका यूज करते हैं, तो लिखा क्या है, सैखरी। सैखरी जानते हो किसको कहा जाता है, सैखरी अपामार्ग को कहा जाता है। अरे अपामार्ग शिरो विरेचन द्रव्यों में तो श्रेष्ठ भी होता है, कैसे भूल सकते हो। तो सैखरी अपामार्ग का काढ़ा बना के, लिखा ना, सैखरी कषायेड़, कषाय मतलब काढ़ा, है ना, सुखोश्रेण परिषेध मतलब अगर तुम्हारे खोपड़ी में अगर जुआ उआ पड़ जाए, खोपड़ी में तुम्हारे कीड़े पड़ जाए तो वैसे ले करके काढ़ा लेकर के सीधा खोपड़िया में नहला दो। हाँ, परिसेचन लिखा ना कि सैखरी कषायेड़ सुखोश्रेण परिसेचित, उसका परिसेचन कराएंगे, सिर वाले रीजन का पूरा परिसेचन कराएंगे। क्लियर है? तो वह ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखना, कंपटीशन के बहुत फेवरेट क्वेश्चन हमने बताया तुमको 4-5। पहला क्वेश्चन, स्थापन बस्ती देना जाना चाहिए या अनुवासन बस्ती देना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो यही है, तो स्थापन बस्ती चलेगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, स्थापन बस्ती अगर दें तो कितने दिन दें, त्रिवारम सप्तरात्रम, या तो 3 दिन या तो 7 रात, मतलब या तो 3 दिन या तो 7 दिन। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, अगर कृमि रोग को वमन कराना हो तो हम कितना मात्रा ले मदन फल का, अर्ध अंजलि। और अगर तुमको याद हो हमने जब कल्प स्थान पढ़ाया था चरक संहिता में, वहां हमने कहा था अंतर नख मुष्टि प्रमाण, याद आ रहा है? हाँ, और अगर तुम्हें यह भी याद आ रहा हो चरक सूत्र स्थान में उपकल्पनीय अध्याय पढ़ा था, वहां उन्होंने कहा है बल एवं कोष्ठ के आधार पर लिया गया। तो 3 जगह प्रमाण आता है,
मदन फल के रेफरेंस में डोज के बारे में पूरे चरक संहिता में 3 बात आती है। पहला, कल्प स्थान में अंतर नख मुष्टि प्रमाण, कृमि रोग में अर्धांजलि मतलब आधांजलि, और उपकल्पनीय सूत्र स्थान में बल एवं कोष्ठ के आधार पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विरेचन। विरेचन कराने के लिए कितना डोज? अच्छा मात्रम। विरेचन की जगह सहखरी, यही क्वेश्चन है ना, बस ध्यान रखोगे। आगे लिखा है, मतलब मोटा मोटा हमने जो पूरा बात किया तुमसे अपकर्षण चिकित्सा में, तो देखो सिंपल बात है, हम अपने शरीर से 2 प्रकार आप कर रहे हैं, या तो एक तो बाहर से खिंचवा लो, चाहे हाथ से निकलवा लो और चाहे कोई मशीन निकलवा लो यंत्र से, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, हम अपने शरीर के अंदर है तो हम उसको बाहर निकालें। कैसे? भवन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती देंगे और सिर विरेचन कराएंगे। क्लियर है? तो भवन किससे कराना है, कितना डोज लेना है, विरेचन कितना दिन कराना है, सब कुछ बता दिया। इतना इतना ही अगर जान लो बहुत है। अब पूरा विधि लिखना हो तो बढ़िया बता दो, पूर्व का में स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, उल्टी कराना है तो एक दिन पहले जैसे तुमने पढ़ा था प्रस्थान में वो कंसेप्ट बिठा के लिख सकते हो। इसलिए करने की जरूरत पड़ी तो बाकी जरूरत नहीं पड़ती ना, बहुत इतना सफिशियंट है। देखो मैंने लिख दिया, हमने लिखा मदन फल के बारे में 3 डोज के बारे में, स्पेशली कल्प स्थान में अंतर नख मुष्टि प्रमाण, उड़ंतु यहाँ गायब है बना लेना कल्प वाले में, और कृमि में अर्धांजलि अर्थात आधांजलि, और उपकल्पनीय सूत्र स्थान में जो हम लोग पढ़ते हैं बल एवं कोश, बहुत पूछा रहता है कॉम्पिटिशन में ना। दूसरा मैंने क्या बताया था कृमि की चिकित्सा में, प्रकृति विघात। तो 2 बात क्लियर है, पहला क्या, निदान परियोजन, दूसरा क्या, अपकर्षण चिकित्सा, तीसरा क्या, प्रकृति विघात। आप इनके बारे में बताता हूं। प्रकृति विघात, नाम सुनकर के ही लग रहा है कि साहब ये कुछ विघात कर रहे हैं। विघात, प्रकृति विघात। विघात का मतलब क्या होता है? विघात का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, विघात का मतलब होता है उसको नाश कर देना, विघात का मतलब होता है उसको मार देना। प्रकृति विघात मतलब जो एक माहौल है, अगर आपके शरीर के अंदर कोई कीड़ा है, कोई कृमि है, तो हम ऐसी दवाई खिला देंगे कि उसका जो इन्वायरमेंट, जो फेवरेबल कंडीशन है शरीर के अंदर, चाहे वो पेट में हो, चाहे वहां, चाहे कहीं भी हो, हम ऐसी दवाई खिलाएंगे जो उसका पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज कर देगा। अरे अगर कीड़े को खाना पीना मिलता रहेगा तो बढ़िया पलेगा, बढ़ेगा, बढ़िया मजा करेगा, और हम अगर उसमें उसके अपोजिट कुछ चीज डाल दे अपने पेट में तो मर जाएगा। अरे मरेगा ना, तो देखो क्या क्या देते हैं, मतलब समझ गए। प्रकृति विघात का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना। विघात का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, उसकी प्रकृति को चेंज करके, मतलब वो इन्वायरमेंट को चेंज करके विघात पैदा कर देना, अर्थात डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो उसका इन्वायरमेंट कंडीशन पूरा पेट में बना हुआ है, पूरी इसमें बना हुआ है, उसको बदल दो। और जब तुमने इन्वायरमेंटल कंडीशन उसका बदल दिया, इन्वायरमेंट कंडीशन बदल दिया, कीड़ा मरना शुरू हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, देखो लिखा, पहला लिखा मूसा कपड़ी, मूसा कपड़ी, दूसरा लिखा भिडंग तेल। मूसा कपड़ी है ना, मतलब यहाँ पे यूज कराते हैं, या भिडंग तेल यूज कराते हैं। मतलब भिडंग तो अपने आप में कृमि का नाश करते हैं, तुमको पता है ना। भिडंग क्या होता है? कृमिघ्ना। भिडंग के बारे में सुना है ना? भिडंग क्या होता है? कृमिघ्ना, मतलब कीड़े की मारने की सबसे अच्छी दवा होती है भिडंग। भिडंग, तो भिडंग का तेल लेते हैं, मरीज को पिला देंगे, और जब उसके पेटवा में जाएगा ना, पूरा कीड़े कह रहे कौन सा आ गया भैया, मारो मारो मारो, वो क्या करेगा? तेल उनको अटैक करना शुरू, भिडंग, कीड़े मरना शुरू हो जाएंगे, कीड़े मरना शुरू। अरे ऑटोमेटिक उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो जो खाने पीने में टन थे, अब तो उनके लिए विपद पैदा हो गई। तो मूसा कपड़ी, दूसरा लिखा भिडंग तेल, तो ये भिडंग तेल पिला दिया। और क्या करते हैं? दूसरा लिखा देखो अश्वकद, क्या लिखा? अश्वकद प्लस मधु। अश्वकद मतलब समझते हो? अश्व मतलब होता है घोड़ा, है ना, अश्व शकद, है ना, अश्व शकद। अश्व शकद का मतलब समझते हो? शकद मतलब यहाँ पे लीद होता है, जो घोड़े की लीद होती है, अश्व शकद, जो घोड़े की लीद होती है, उसको मधु के साथ अगर खिला दिया जाए तो कीड़े को मारने का काम करता है, चरकने का। तो जो अश्व शकद लेते हैं ना, कितना लेते हैं? 1 तोला लेते हैं। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा आता है कि अश्व शकद चरक ने कितना डोज बताया? 1 तोला या पाड़ी तल बताया। क्लियर है? हमने लिखा। तो अश्व शकद यानी घोड़े की लीद को मधु के साथ अगर खिला दिया जाए तो कृमि नाशक होता है, कीड़ा मारने का काम करेगा। या भिडंग का तेल पिला दिया जाए, या ऐसी चीजों का सेवन करा दिया जाए जो बहुत कटु हो, जो बहुत तिक्त हो, जो बहुत कषाय हो, जो एकदम क्षारी हो, जो बहुत गर्म हो। जैसे ही ये सब चीजें कीड़े के पास पहुंचेंगी, कीड़ा अपने आप गर्मी से मर जाएगा। कीड़ा एकदम तीखा तीखा, कटु कटु, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा।
ये कौन से कैरेक्टर, उसको तो मीठा पसंद है। अरे कीड़े को मीठा पसंद है ना, कटु चीजें आएंगी कैसा, तो ऑटोमेटिक ऐसे कलकला के मर जाएगा अंदर। हाँ, तो देखो लिखा है कृमियों की प्रकृति अर्थात उत्पादक कारण का विघात अर्थात नाश, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार एवं उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से होता है। अर्थात अगर आप ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो कटु होगा, जो तिक्त होगा, जो कषाय होगा, जो क्षारी होगा, जो गर्म होगा, ऐसे द्रव्यों का अगर आप सेवन कराएंगे तो कीड़ा अपने आप मर जाता है। समझ गए? तो पूरा अपने आप मरेगा, अपने आप नीचे फ्लश आउट होता जाएगा। समझ? तो 3 तरीका बताया। तो कीड़े को मारने के लिए अर्थात कृमि को नष्ट करने के लिए अपने पास 3 चिकित्सा है। कौन कौन? चरक ने 3 बका, कौन कौन? निदान परिवर्जन, दूसरा प्रकृति विघात, तीसरा अपकर्षण। तो हमने शॉर्ट में एकदम आगे ऑलरेडी आगे लिख भी दिया हुआ है, तो याद करने का तरीका यहीं से सब निकाल ले जाओगे, बाकी अंदर की बात तुमको पता रहेगी। तो अपकर्षण लिखा, प्रकृति विघात लिखा, निदान परिवर्जन लिखा। अपकर्षण में 4 टाइप की चिकित्सा बताई, विषीरो विरेचन बताया, वमन बताया, विरेचन बताया और आस्थापन बस्ती बताया। निरहुआ, क्या? निरहुआ। तो निरूह बस्ती यानी आस्थापन, आ मतलब आस्थापन, निरहुआ आ आस्थापन, निरूह को आस्थापन कहा जाता है ना। ये 4 प्रकार की यहाँ पे अपकर्षण चिकित्सा बताई। प्रकृति विघात में हमने बताया पर्टिकुलर कि कैसे कैसे मारना है ना, और निदान परिवर्जन हमने बताया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कृमि रोग यहाँ पे बताओ, कुछ पल्ले पड़ा?